हरीश गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव घूमने आया था। वो अकेला ही अपने हीरा चाचा के पास आया था। हीरा चाचा का एक बेटा था जिसे सब मिथु बुलाते थे। मिथु लगभग हरीश की ही उम्र का था। एक दिन शाम के समय हरीश और मिथु घूमने निकले थे। घूमते घूमते वो गांव के थोड़ा दूर आ पहुंचे। सूरज ढलने वाला था। चलो हरीश, घर वापस चलें। थोड़ा और दूर जाते हैं। अरे नहीं, अंधेरा हो रहा है, चलो। ठीक है। वो दोनों वापस घर की तरफ जाने लगे। सूरज डूब चुका था। जाते जाते उन्हें रास्ते में एक सर्कस का तंबू दिखाई दिया। हम जब यहाँ से आए थे तब तो ये यहाँ पर नहीं था। अचानक कैसे आ गया? मिथु डर के मारे कांपने लगा। शायद ये वही सर्कस का तंबू है। भागो यहाँ से। अरे मिथु, क्या हुआ? कौन सा तंबू है ये? हरीश भी उसके पीछे भागने लगा। वो दोनों ही भागते भागते घर पहुंचे। दोनों को ऐसे आता देख हीरा डर गया। अरे क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो तुम लोग? बाबा, हमें वो सर्कस दिखा। क्या? तुम दोनों गांव के बाहर गए ही क्यों थे? मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है। क्या हुआ चाचा? ऐसा क्या है उस सर्कस में? चाचा उस सर्कस में हुआ हादसा सुनाने लगे। 2 साल पहले की बात है। गांव में पहली बार सर्कस आया था। हम सब उस सर्कस को देखने जाते थे। पर एक रात जब एक जोकर कलाबाजी दिखा रहा था, तब रस्सी से उसका पैर फिसला और वो सीधे जाके जमीन पर गिरा। सर पे चोट लगने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो गई। अरे बाप रे! फिर क्या हुआ? फिर क्या? उस घटना के बाद जिस किसी ने भी जोकर की भूमिका की, वो सब मारे गए। ऐसा कहते हैं कि उस पहले जोकर के भूत ने ही बदला लेने के लिए बाकी सारे जोकरों को मार डाला। हाँ, और अब वो गांव वालों के पीछे पड़ा है। हरीश को उस जोकर के प्रति जिज्ञासा जागृत हुई। वो उस तंबू में जाकर एक बार देखना चाहता था। अगली शाम वो अकेला ही सर्कस की दिशा में निकल पड़ा। सूरज लगभग डूबने ही वाला था। हरीश उस तंबू वाली जगह पर पहुंचा, पर वहां तंबू नहीं था। वो वहीं खड़े रहकर आसपास देखने लगा। जैसे ही सूरज डूबकर अंधेरा हो गया, तंबू अपनी जगह पर दिखने लगा। हरीश को वो सब देखकर शुरू में थोड़ा डर लगा, पर बाद में वो तंबू के सामने डटा रहा। अचानक तंबू से आवाज आने लगी, वेलकम, अंदर आइए और अपने दुखों से मुक्त हो जाइए। उस आवाज ने हरीश को अपने वश में कर लिया और वो तंबू की तरफ खींचा चला गया। पीछे से मिथु दौड़ता हुआ आया और हरीश को आवाज देने लगा, रुको हरीश, अंदर मत जाओ, रुक जाओ। हरीश को कुछ सुनाई नहीं दिया और वो तंबू के अंदर चला गया। जैसे ही मिथु तंबू के सामने पहुंचा, तंबू वहां से गायब हो गया। मिथु ने जोर की आवाज लगाई, हरीश! हरीश तंबू के अंदर आया और वो आवाज के वश से बाहर हो गया। अंदर सब सामान टूटा और बिखरा पड़ा था। जो जानवर सर्कस में काम करते थे, उनकी हड्डियां भी वहां बिखरी पड़ी थी। हरीश वो सारा माहौल देखकर डर गया। वो बाहर जाने का रास्ता खोजने लगा, पर वहां कोई दरवाजा नहीं था। निराश होकर वो एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसे सिर्फ चूहों की आवाज आ रही थी। अचानक उस पर एक जोकर की लाल नाक आकर गिरी, जो खून में लथपथ थी। हरीश डर गया और ऊपर देखने लगा। उसने देखा कि ऊपर बंबू पर एक जोकर उल्टा लटका हुआ था और उसके सर से खून बह रहा था।
जोकर ने नीचे छलांग लगाई और हरीश के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके सर का एक हिस्सा टूटा हुआ था और पूरा शरीर सफेद पड़ गया था। वो नीचे आकर हंसने लगा। तुम मेरा खेल देखने आए हो? नहीं, मुझे जाने दो। अब तुम्हें देखना ही होगा। जोकर उछला और ऊपर बम्बू से लटक गया। हरीश यहाँ वहां भागने लगा। जोकर ने हरीश के ऊपर छलांग लगाई और उसे दोनों हाथों से उठाकर फिर से उल्टा लटक गया। जोकर के सर का खून हरीश के ऊपर गिर रहा था। जोकर ने हरीश के दोनों हाथों को जोर से झटका और उन्हें निकालकर उनके साथ खेलने लगा। उन्हें हवा में उछालने लगा। जैसे ही हरीश के हाथ उसके शरीर से अलग हुए, वो नीचे गिर गया। हरीश डर की वजह से रोने और भागने लगा। जोकर फिर से उसके पास कूदा और इस बार उसे पैरों से उठाकर फेंक दिया। जैसे ही जोकर ने हरीश को फेंका, हरीश के पैर निकल गए और वो जाली पर जाकर गिर गया। हरीश अपने दोनों हाथ और पैर गंवा चुका था। जोकर उसके हाथ और पैर के साथ करतब दिखाने लगा। पूरे तंबू में घूमने लगा और घूमकर हरीश के सामने आ गया। हरीश उससे डरकर जैसे तैसे करके पीछे जाने लगा, पर जोकर ने कूदकर उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे उठा लिया। मेरे सर्कस में मेरे सिवा कोई करतब नहीं दिखा सकता, समझे? तुम भी नहीं। जोकर उसकी गर्दन दबाने लगा। कुछ ही देर में हरीश की गर्दन जोकर के हाथों में आ गई और बचा हुआ शरीर नीचे गिर गया। जोकर हरीश के शरीर पर खड़ा होकर उसके सर को एक उंगली पर घुमाने लगा और आखिर में जोकर ने हरीश के शरीर के सारे हिस्से उठाए और उनसे करतब दिखाने लगा। उसके हंसने की आवाज पूरे तंबू में घूमने लगी। कलकत्ता में एक से बढ़कर एक म्यूजिशियंस पाए जाते हैं। माना जाता है कि कलकत्ता संगीत की भूमि है। जहां शहरों में गिटार पियानो का क्रेज है, वहीं आज भी कलकत्ता में शास्त्रीय संगीत के वादन बजाए जाते हैं। जैसे कि वीणा। वर्षा सालों से शास्त्रीय संगीत सीख रही थी। वो वीणा तो इतनी मधुर बजाया करती थी कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। एक दिन वर्षा को एक चिट्ठी मिलती है। नमस्कार वर्षा जी, मैं मोहन हूँ, एक वीणा वादक। मैं आपसे प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। अगर आप इस प्रतियोगिता में जीत गई तो मैं आपके नाम अपना घर कर दूंगा। उम्मीद है आप जरूर आएंगी। ऐसा कैसा लेटर आया है आज? ये कोई मूर्ख व्यक्ति है लगता है। वर्षा हैरान तो थी, पर उसे अपनी कला पर अभिमान था। उसने सोचा, एक प्रतियोगिता में भाग लेने में क्या ही जाएगा। चिट्ठी पर एक पता लिखा था। वर्षा को जिस पते पर बुलाया गया था, वो कोई साधारण घर नहीं था। वो एक बहुत ही मशहूर वीणा कलाकार का घर था। पर अब इस घर से लोग डरते हैं। इस घर में अजीबोगरीब चीजें होती है। कहा जाता है कि मोहन का भूत अभी भी इसी घर में रहता है। इस बात से अनजान अगले दिन वर्षा उस पते पर पहुंची तो गेट के बाहर एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। वर्षा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गेट के अंदर चली गई। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा अपने आप खुल गया। ये कैसे हुआ? और तभी वर्षा को किसी ने अंदर पुकारा। वर्षा जी, आ जाइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। घर के भीतर पहले से ही 2 वीणा रखी हुई थी। एक के पास मोहन बैठा हुआ था। लगता है आप तो बिल्कुल तैयार हैं।
बरसों से तैयारी कर रहा हूँ। भालो भालो, आपने कंपटीशन में अपना घर क्यों दांव पर लगाया है पर? वर्षा जी, मेरी जिंदगी बस मेरी कला ही है। अगर मेरी कला के सामने मैं अपना सब कुछ भी हार दूं, तो मुझे गम नहीं। पहली बार किसी को अपनी कला के लिए इतना पागल देखा है। ये तो पागलपन की शुरुआत है। चलिए प्रतियोगिता करते हैं। ठीक है। वर्षा को लग रहा था मोहन कोई सनकी वीणा वादक है। हमेशा की तरह वर्षा ने वीणा को प्रणाम किया और शुरू हो गई। वर्षा ने एक बहुत ही मधुर धुन बजाई। जैसी ही वो रुकी, मोहन शुरू हो गया और ऐसे ही शुरू हो गई दोनों के बीच की जुगलबंदी। ये काफी देर तक चलता रहा। वर्षा अपनी कला में निपुण थी और मोहन भी। दोनों में से कोई हार नहीं मान रहा था। वर्षा वीणा बजाए जा रही थी और वो अभी धुन में मग्न थी। मोहन रुक गया। वर्षा को लगा जैसे मोहन ने हार मान ली। कोई मुझसे बेहतर वीणा बजा ही नहीं सकता। मोहन के हाव भाव बदल गए और उसका रूप बहुत ही डरावना बन गया। वो भूत बन गया। तुझे क्या लगा तू मुझसे बेहतर वीणा बजा सकती है? आज के बाद तू कभी वीणा नहीं बजा सकती। मोहन ने अपने दोनों हाथों से वर्षा के कानों पर जोर से मारा। वर्षा के दोनों कानों से खून निकलने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। और उसके बाद मोहन ने एक तलवार से वर्षा के दोनों हाथ काट दिए। वर्षा को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर मोहन का भूत गायब हो गया। वर्षा अस्पताल में थी। उसके साथ क्या हुआ किसी को समझ नहीं आ रहा था। उसका बड़ा भाई मुकुंद हैरान था कि वर्षा उस वीरान जगह में कैसे पहुंची। मुकुंद जब घर पहुंचा तो उसे मोहन की वो चिट्ठी मिली। वो समझ गया कि मोहन ने चिट्ठी के जरिए वर्षा को अपने घर बुलाया था। अगले दिन मुकुंद भी मोहन के घर के पास पहुंचा, पर जब वो भीतर जाने वाला था, उसे एक आदमी ने रोक लिया। रुक जा, अंदर मत जा। पर क्यों? अंदर गया तो मारा जाएगा। कौन हो तुम? मुझे रोक क्यों रहे हो? तेरी सलामती के लिए। अगर जिंदगी से प्यार है तो लौट जा वापस। वो बाबा गेट के सामने बनी एक झोपड़ी में चला गया और मुकुंद उसके पीछे पीछे गया। मुकुंद उस बाबा के पास गया। कल मेरी बहन यहाँ आई थी और आज उसके हाथ कटे हुए हैं और वो बहरी हो चुकी है। किसने किया उसके साथ ये सब? ये उसी का काम है, मोहन। मोहन मेरा एक लौता बेटा था। मोहन को एक ही चीज का जुनून था, बस वीणा बजाने का। वो दिन रात अपने संगीत की साधना करता रहता था। वीणा की ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं थी जो मोहन ने ना जीती हो। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ वीणा वादक समझता था। लेकिन एक प्रतियोगिता में उसका मुकाबला एक 10 वर्ष के बच्चे के साथ हुआ। ये बच्चा सुन नहीं पाता था, पर सरस्वती माँ की कृपा थी बच्चे पर। उसकी वीणा का फन अप्रतिम था। उस छोटे बच्चे से हार गया। वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाया और दिन ब दिन घुटने लगा। वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। पिताजी, मैं कैसे हार सकता हूँ? कोई बात नहीं मोहन, तू और कोशिश कर, तू जरूर जीतेगा बेटा। नहीं, मैं हार नहीं सकता, ये गलत है। मोहन ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वो दिन रात उसी कमरे में रहता था और एक रात मोहन ने अपने आप को फांसी लगा ली। उस दिन के बाद से मोहन का भूत अच्छे वीणा वादकों को घर बुलाकर उनसे प्रतियोगिता करता है और जब कोई उससे बेहतर वीणा बजा ले
तो उनके हाथ भी काट देता है और बहरा भी बना देता है। मैं कई सालों से इसी घर के बाहर चौकीदारी कर रहा हूँ। कई लोगों को भगा चुका हूँ, पर शायद तुम्हारी बहन को नहीं बचा पाया। बहुत कोशिशों के बाद भी मोहन की आत्मा को शांति नहीं मिल रही। मुकुंद ने मोहन के घर में कदम नहीं रखा। वो वापस लौट गया। घर आकर मुकुंद सोच रहा था कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मोहन का भूत वीणा वादकों की जान लेना छोड़ दे। मुकुंद ने रुद्र को ईमेल किया और अपनी सारी परेशानी बताई। मुकुंद चाहता था कि रुद्र उसके साथ मोहन के घर जाए और मोहन के भूत का अंत करे। रुद्र सारी घटनाएं सुनकर तैयार हो गया। मुकुंद ने मंदिर में एक यज्ञ करवाकर एक वीणा को देवी माँ की शक्ति से सिद्ध करवा लिया और ये वीणा लेकर मुकुंद और रुद्र मोहन के घर पहुंचे। रुद्र को देखते ही मोहन ने उससे पहचान लिया। मोहन गुस्से में था। सुना है आपको वीणा की प्रतियोगिता करवानी है और जो जीतेगा उसे आप अपना घर दे देंगे इनाम में। हाँ, और तुम्हें लगता है ये मुझे हराएगा? अब रुद्र है तो सर्वश्रेष्ठ वीणा वादक, देखते हैं। मुकुंद ने रुद्र के सामने वो मंत्रों से सिद्ध वीणा रख दी। बगल में मोहन भी अपनी वीणा बजाने बैठ गया। कुछ देर तक दोनों की जुगलबंदी चल रही थी। फिर अचानक मोहन रुक गया। कोई मुझसे बेहतर वीणा बजा ही नहीं सकता। मोहन के हाव भाव बदल गए और उसका रूप बहुत ही डरावना बन गया। वो भूत बन गया। पर तभी मुकुंद ने फुर्ती से रुद्र की वीणा मोहन के हाथों में फेंक दी। वीणा को छूते ही मोहन के भूत को झटके लगने लगे। वो भूत तड़पने लगा। आज तक बहुत कलाकारों के हाथ काटे हैं तुमने, पर अब बस, अब तुम किसी को कुछ नहीं कर पाओगे। तड़पते तड़पते मोहन का भूत उस वीणा में समा गया और फिर मोहन ने उस वीणा को लाल कपड़े से ढक दिया। मोहन का भूत अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मोहन को मुक्ति मिल गई। उस वीणा को गंगा के घाट पर जलाकर उसके अवशेष मुकुंद ने गंगा जल में बहा दिए। अरे यार साहिल, मैं परसों अपने नेटिव प्लेस जा रहा हूँ और परसों ही तेरा बर्थडे है। तू कहना क्या चाहता है? यही कि तू मुझे कल ही पार्टी दे दे। ठीक है, तो मेरा बर्थडे गिफ्ट भी तू कल ही दे दे। अरे पहले पार्टी तो दे, गिफ्ट भी मिल जाएगा तुझे। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुझसे क्या गिफ्ट लूंगा। पर हाँ, पार्टी मैं जरूर दूंगा, लेकिन कल नहीं, आज। तो फिर मैं कैब बुक कर लेती हूँ। चलते हैं हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट तंदूरी जायका वायका में। बस 2 मिनट में कैब आ रही है। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों ने तो प्यार कर लिया, पर अब शादी कब कर रहे हो बोलो? बस एक बार हम दोनों के घर वाले मान जाएं, फिर शादी वादी धूमधाम से होगी। क्यों ऋचा? राइट। लेकिन यार मेरे मन में ना एक कंफ्यूजन है जिसे तुम दोनों ही दूर कर सकते हो। यही कि जब तुम दोनों के बच्चे होंगे तो वो मुझे चाचा कहेंगे या मामा। यार ये तो सचमुच बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है, क्योंकि तू तो हम दोनों का बेस्ट फ्रेंड है। साहब, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं। ओके, कर दो। साहब, बेबी होने के बाद उसे महीने में 15 दिन चाचा बोलने के लिए कहिए और बाकी 15 दिन मामा बोलने के लिए। भाई वाह, बहुत अच्छा आइडिया दिया है तूने। अब गाड़ी पर भी ध्यान दे दे भाई, बात करने के चक्कर में कहीं ठोक मत देना।
जी सर। अरे नहीं, ये तो मर गया। मेरा गला सूख रहा है। अरे वो देखो, उधर एक घर है, वहां चलते हैं हम। माँ, पानी मिलेगा क्या? क्या अभी तुम्हारा ही एक्सीडेंट हुआ था बच्चों? जी माँ जी, ठीक है, रुको, मैं पानी लाती हूँ। ये लो बच्चों। थैंक यू माँ जी। बच्चों, जिस एक्सीडेंट में तुम तीनों बच गए हो, उसमें तुम तीनों की मौत लिखी थी। वो फिर आएगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कौन नहीं छोड़ेगा? वही जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, काल। माँ जी, आपको तो कुछ दिखता नहीं है, फिर आपने कैसे कहा कि कोई हमारे पीछे खड़ा है? जो किसी को नहीं दिखता, वो मुझे दिखता है। बस सावधान रहना। बड़ी अजीब लेडी है यार ये, डरा कर चली गई। ए सुन, तू पुलिस को फोन कर। हेलो पुलिस। हाँ विनय बोल। कैसा यार तू? क्या बताऊं यार, 7 दिन हो गए एक्सीडेंट को, लेकिन पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। मेरा भी यही हाल है यार। रिचा कैसी है? ठीक है। अच्छा सुन, तुझे क्या लगता है वो अंधी माँ जी सच कह रही थी क्या? तू भी ना यार, आज के जमाने में भी ऐसी बातों पर विश्वास करता है तू? उस बुढ़िया की बात दिमाग से निकाल और चिल कर। हमारी उम्र बहुत लंबी है। अच्छा चल, मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। रिचा, तुम कहाँ हो? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रिचा, साहिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। What? Oh my God! कब? कैसे? वो अपने गार्डन में था और अचानक गार्डनिंग फोक उसकी चेस्ट में घुस गया और वो वहीं पर। Oh God! रिचा, हम भी नहीं बचेंगे, हम दोनों भी मर जाएंगे। उस बूढ़ी माँ जी की बात सच होती हुई लग रही है मुझे। हम भी मरने वाले हैं। विनय डोंट क्राई, रो मत, कुछ नहीं होगा हमें। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। साहिल ने भी ऐसे ही कहा था, पर वो मर गया ना। विनय, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा हमें। रिचा क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? रिचा मैं आ रहा हूँ, अभी के अभी आ रहा हूँ।
काल से आज तक कोई नहीं बच पाया और ना ही कोई बचेगा।